ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। और आप जैसे कि यहाँ पर आए हैं मतलब कि आप अच्छे तरीके से खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, राइट? तो उसी पढ़ाई का सिलसिला हमने हमेशा की तरह जारी रखना है ना। तो आज भी हम उसी चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कोर प्लस पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, समझते हैं और चीजों को एग्जीक्यूट करना सीखते हैं, राइट? और इससे क्या होता है, इससे हमें मदद मिलती है स्कोर प्लस करने में। तो हमेशा की तरह मैं आपके सामने खड़ी हूँ प्रियंका, जो कि आपको बायोलॉजी पढ़ाती है, राइट? तो मैं हूँ प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, और साथ में मिलकर हम पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रख रहे थे एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। और उसमें अब तक हमने काफी सारी चीजें जो है ऑलरेडी कवर कर ली हैं, राइट? तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं कवर किया है या कुछ मिस हो गया हो तो आप जल्दी से जाके वो पहले वाले वीडियोस कवर कर सकते हैं, सो दैट आपका जो फ्लो है वो बना रहे, राइट? तो उसी फ्लो में हमने लास्ट सेशन में बात करी थी अपने ट्रांसपोर्टेशन की, राइट? अपने बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने 2 चीजें जो है ऑलरेडी कवर की हुई थी। तो जल्दी से देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। तो बेटा हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि भाई चीजें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही हैं हमारी बॉडी में। और हमने ये भी देखा था कि इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। तो जब प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें चीजें जो है सर्कुलेट होंगी। क्या सर्कुलेट हो रहा था? तो भाई वो हो रहा था ब्लड। और ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट हो रहा था? तो वो सर्कुलेट हो रहा था ब्लड वेजल्स के थ्रू। इतना तो हमने अब तक जान लिया है और हमें इतना अच्छे से मालूम है। अब हमने देखा था कि इस ब्लड को प्रॉपर प्रेशर देने के लिए, इसको पंप देने के लिए हमारे पास था क्या? हमारे पास था पंपिंग ऑर्गन, जिसे हम हार्ट कहते हैं, जिसे हम प्यारा न्यारा दिल कहते हैं, राइट? तो आज हम कवर करने वाले हैं कि हार्ट होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड ये कैसे कैसे करके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। विच मीन्स दैट आज हम बेसिकली कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड इसकी वर्किंग। एंड इसके अलावा एक और सिस्टम हम कवर करने वाले हैं। तो यू नीड टू स्टे हियर टिल द एंड टू नो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर से, राइट? काफी कॉम्प्लेक्स लगता है काफी लोगों को कि यार ये क्या ही स्ट्रक्चर है, क्या बना दिया गया है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसी के जस्ट साइड में मैं आपको एक सिंपल वर्जन इसका बना के दिखाऊंगी, एंड आप उससे इसको रिलेट करते हुए चल सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हार्ट को ना हम एक सर्कल की तरह मान लेते हैं, ठीक है? और इस सर्कल के हमने कर दिए जी 4 हिस्से। तो हार्ट के भी ना ऐसे 4 हिस्से होते हैं। तो नाम बताने से पहले देखो, आधा जो है साइड वो राइट हो जाएगा, आधा हो जाएगा लेफ्ट। तो R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट, इतना भी हमने कर दिया। तो अब क्या करना है? जो ये ऊपर वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं ये बेटा कहलाते हैं एट्रियम। एट्रियम, दोनों ही एट्रियम है। अब जो राइट साइड पे है वो राइट एट्रियम हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। सिंपल, राइट? ऊपर के दोनों एट्रियम है। ABCD में सबसे पहले A ही आता है, वैसे ही ऊपर इसमें A आएगा। देन जो नीचे वाले हैं, नीचे वालों को कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं जी? इनको कहा जाता है वेंट्रिकल। इस तरफ ज्यादा जगह नहीं है तो मैंने इसको स्लैंट में लिखा है। तो ये जो है ये हो गए जी अपने 4 चेंबर। तो बेसिकली हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, जिसमें से जो अपर वाले 2 हैं उनको एट्रियम कहा जाता है, और इन दोनों को आप साथ में एओर्टा कह सकते हैं, राइट? सॉरी, नॉट एओर्टा, इनको आप साथ में एट्रिया कह सकते हैं, राइट? तो ये हो जाएंगे एट्रिया जब हम इनको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे, और सिंगुलर दोनों एट्रियम है, राइट? उसके नीचे हो गए अपने पास वेंट्रिकल, जिसमें से एक जो है वो राइट वाला है और दूसरा वाला जो है वो लेफ्ट है। देखो एक चीज मिटाओ ना, सारा का सारा जो है वो अपने आप ही मिट जाता है, जो कि हमें मिटाना नहीं भी होता, ठीक है? तो इतना तो हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आई होप दैट यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ऑब्वियसली हार्ट जो है वो गोल तो होगा नहीं, है ना? वो गोल तो होगा नहीं, इसके अंदर चीजें आ रही हैं। चीजें क्या आ रही हैं? ब्लड आ रहा है, ब्लड आ भी रहा है, ब्लड जा भी रहा है, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए। तो बिल्कुल है, जब ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से आता है,
अगर आपको कल वाला सेशन ध्यान में रहा हो तो हमने देखा था कि हमारे पास लार्जेस्ट वेन है जिसे हम वीना कावा कहते हैं। उस वीना कावा में भी हमारे पास दो टाइप की वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। तो वो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं कहाँ पे, राइट एट्रिया में, ठीक है, राइट एट्रियम में। वीना कावा ने अपना ब्लड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से जो है ये ब्लड जाता है नीचे वाली साइड, मतलब कि इस एट्रियम से ब्लड जाना है वेंट्रिकल में। तो कैसे जाएगा, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब एट्रियम पिचक जाएगा तो सारा ब्लड नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए बीच में डोर होना चाहिए। तो बेटा यहाँ जो डोर प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ होती है वाल्व जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी राइट साइड की बात, इसको जरा सा इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, क्लियर, ये देख लिया। अब हमने देखा कि हमारे पास हार्ट में जो ब्लड है वो वीना कावा लेके आ रहा है। तो ब्रेन और जो ऊपर की बॉडी पार्ट होती है, दिल के ऊपर जितने भी बॉडी पार्ट आएंगे जैसे कि अपने हाथ वगैरह हो गए, अपना ब्रेन हो गया, यहाँ से जो ब्लड लेके आ रहा है वो सुपीरियर वीना कावा है। और जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आता है उसे हम इंफीरियर वीना कावा कहते हैं। और अल्टीमेटली जो वीना कावा है वो ब्लड कहाँ ड्रॉप कर देगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है वाल्व जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, वाल्व का क्या काम होता है, कल पढ़ा था ना वेन के केस में कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, वाल्व का काम होता है पीछे ब्लड को वापस ना जाने देना, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये इंश्योर करता है कि जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि यहाँ से जब ब्लड बाहर जाएगा तो ब्लड सिर्फ और सिर्फ आगे वाले पार्ट में जाए, पीछे ना जाए, क्लियर। तो इतना हो गया बेटा अपने राइट साइड का पार्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे अब देखो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आया है तो वेंट्रिकल से ना ये लंग्स की तरफ जाता है। तो लंग्स की तरफ जाने के लिए इसके पास एक प्रॉपर वापस से जो है यहाँ पे ब्लड वेजल है। और ये ब्लड वेजल कौन सी है, ये ब्लड वेजल है बेटा अपने पास पल्मनरी आर्टरी। कौन सी है, ये है पल्मनरी आर्टरी, जो कि नॉर्मल आर्टरी से उल्टा काम जो है वो कर रही है। नॉर्मल आर्टरी क्या करती है, नॉर्मल आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो ये कहाँ लेके जाएगी, ये इस ब्लड को लेके जाएगी जी लंग्स में। लंग्स में क्या होगा इस ब्लड के साथ, इस ब्लड का होगा ऑक्सीजनेशन, मतलब कि ब्लड जो है अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लंग्स में क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस जा रहा है। तो जो भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में जाके हम एक्सेल आउट कर देंगे, और जो भी हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है वो इसी जो हमारा ब्लड वेसल है वहां से वापस आएगा। तो क्या वो ब्लड वेसल सेम रहता है, द आंसर इज नो। मैम हमने कल ही पढ़ा था कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरा ब्लड वेसल लेके आता है जिसके नाम में भी पल्मोनरी है ना, उसके नाम में भी पल्मोनरी है, बट वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो हार्ट के पास ब्लड लेके आ रहा है तो हम उसको नाम देते हैं वेन का। तो जो लंग्स से हार्ट में ब्लड लेके आ रहा है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कह रहे हैं जी, पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से हार्ट में ब्लड लाने का काम कर रहा है। अब जब पल्मोनरी वेन ला रहा है तो कौन सा ब्लड लाएगा, ये लाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये जो दो कलर्स थे हमने यूज किए थे लंग्स के लिए, अब वापस से कलर चेंज करते हैं, अब आते हैं अपने लेफ्ट साइड में। तो ये कहाँ लेके आ रहा है, ये लेके आएगा बेटा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो कि मदद करता है बैक फ्लो प्रिवेंट करने से।
किस में से किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को आगे भेजेगा तो वो वापस से एट्रियम में ना जाए। और ये वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, ये ब्लड को भेजता है बेटा पूरी की पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन कैरी करता है, ये कैरी करता है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा जो है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाला है अपनी पूरी बॉडी में। क्लियर, तो ये है जो डायग्राम हमने समझा है, और अब यहाँ पे वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की चीज के साथ। तो क्या हुआ था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, यहां से ये ब्लड लेके कहाँ जाएगा, ये लेके जाएगा हमारे फेफड़ों में, जिसे हम लंग्स कहते हैं। लंग्स में होगी उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन, वहां होगी इसकी ऑक्सीजनेशन, एंड ऑक्सीजनेशन के बाद ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंच जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये आएगा कहाँ पे, ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकास्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। दोनों जो है एक ही वाल्व के नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो जाने वाला है अपने एओर्टा में, जहां से कि ये होल बॉडी में भेज दिया जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी में जो है ब्लड को भेज दिया जाएगा। क्लियर, तो ऐसे जो है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, और ऐसे जो है हमारा हार्ट जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, अब चलते हैं थोड़ा आगे और डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की, तो जैसा कि डायग्राम में हमने देखा, हार्ट के पास 4 चेंबर हैं, जिसमें से जो ऊपर वाले 2 हैं, अपर 2 हैं, उनको हम एट्रियम कहते हैं। और इसी का अगर हम प्लूरल फॉर्म बोले, मतलब कि बहुवचन में अगर इसको देखें तो प्लूरल में इसको भैया हम एट्रिया कहते हैं, इसको हम एट्रिया कहते हैं। देन जो नीचे के 2 चेंबर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, राइट। और एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो अपने राइट और लेफ्ट सिस्टम है, ठीक है, जो राइट वाला साइड है और जो लेफ्ट वाला साइड है, राइट में बेटा हमेशा ही हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, हमेशा ही हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। और जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाली साइड, हमेशा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रहेगा। तो ये एक ट्रिक हो गई, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर इतना याद हो गया ना कि राइट साइड तो भैया हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चाहे वो बॉडी से आ रहा हो, चाहे वो हार्ट से लंग्स में जा रहा हो। और लंग्स में हमारे पास जब प्योरिफिकेशन हो जाती है, उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाता है, तो वो ब्लड जो है वो लेफ्ट वाली साइड आता है। ठीक है, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इन सब में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये हो गया थोड़ा सा ट्रिक याद रखने का कि किधर अपने पास ऑक्सीजनेटेड है, किधर अपने पास डीऑक्सीजनेटेड है। अब अगर हम आगे चलें तो हमने देखा था ना कि दो जो अपने चेंबर्स हैं ऊपर और नीचे वाले, उनके बीच में वाल्व प्रेजेंट थे। जैसे कि राइट साइड पे अपने पास प्रेजेंट था ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड पे अपने पास प्रेजेंट था बाइकस्पिड वाल्व। ये तो 2 वाल्व हो गए, बट क्या आपको पता है कि हमारे पास 2 नहीं, असल में 4 वाल्व जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अब ये 4 वाल्व हैं कौन कौन से, जिसमें से 2 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम कौन से 2 देख चुके हैं, हम देख चुके हैं जी मिट्रल वाल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, क्योंकि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको प्रिवेंट करता है। कहाँ से कहाँ तक भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा हमने देखा था अपने राइट साइड के भी वाल्व को। तो राइट साइड में हमारे पास है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो टी है थोड़ा ढक गया, इसको अच्छे से कर लेते हैं, यस। तो ट्राइकस्पिड वाल्व हमने देखा था, जो कि प्रेजेंट था अपने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जो कि मदद कर रहा है ब्लड को पीछे ना जाने से। कहाँ से कहाँ, तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना जाने से।
ये तो हमने देख लिया मैम, फिर बाकी के दो कौन से हैं? तो बाकी के दो बता रही हूँ बेटा जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखा आपने, बहुत बढ़िया बात है। तो अब चढ़ा देखते हैं कि यहाँ है क्या। यहाँ पे हमारे पास है एओर्टिक वाल्व। इस एओर्टिक से एओर्टा याद नहीं आ रहा? एओर्टिक से एओर्टा याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो, क्योंकि ये जो एओर्टिक वाल्व है ये प्रेजेंट होता है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। तो यहां देखो जरा डायग्राम एक काम करते हैं, अपना ही यही वाला ही लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया है। ये देखो यहां लेफ्ट वाला जो है अपना, यहां से ब्लड कहाँ जा रहा है? एओर्टा में। तो ऑब्वियसली जब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड गया और एओर्टा से आगे जा रहा है, तो हमको नहीं चाहिए ना कि एओर्टा से जो ब्लड है वो वापस से कहाँ आ जाए? वेंट्रिकल में आ जाए। इतनी मेहनत से वेंट्रिकल ने एओर्टा में डाला है, और क्योंकि एओर्टा उसको ऐसे लेके जा रहा है, वो वापस पीछे आ सकता है। तो हमें चाहिए कि वो पीछे ना आए, जिसकी वजह से यहाँ पे भी वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ हमारे पास ये रहा एओर्टिक वाल्व। ठीक है, ये है हमारा जी एओर्टिक वाल्व, जो कि डायग्राम में मस्त दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी भैया बहुत फेमस है अभी तक, है ना? पल्मोनरी 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 यही पढ़ते आए हैं, और इससे हम एक ही चीज सोचते आए हैं, लंग्स। मतलब कि पल्मोनरी वाल्व वो है जो कि लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाने वाला है, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी, राइट। सो ये जो पल्मोनरी वेन, नॉट द वेन, जो पल्मोनरी वाल्व है ये प्रेजेंट होता है अपने राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। देखो यहाँ पे ये रहा ना, ये जो है ये अपना पल्मोनरी वाल्व है। क्लियर? तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग में। तो वर्किंग आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। एक बार फिर से डिटेल में इसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एग्जाम भी तो अटेंड करना है, एग्जाम में हमें लिखना भी तो होता है मैम, तो रिटन फॉर्म में चीजें होनी चाहिए। ये बहुत बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, तो ये रही रिटन फॉर्म में सारी की सारी चीजें, जिसको स्टडी करते हुए हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो मैं आपको इसी डायग्राम से समझाऊंगी और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट करेंगे लंग्स से, क्योंकि लंग्स में ही जो है ब्लड की क्या हो रही है? ऑक्सीजनेशन हो रही है, मतलब कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो आ रहा है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये कहाँ से कहाँ आएगा? ये इस लंग से बेटा अपने हार्ट में आएगा। कौन लेके आता है? इसे लेके आता है पल्मोनरी वेन। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड को लेके आता है। यही होता है अपना फर्स्ट स्टेप, राइट। और जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया, तो लेफ्ट एट्रियम जो है, अब उसको ऑब्वियसली ब्लड को नीचे डालना है ना। ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अपने आप तो बह के नहीं चला जाएगा ना, थोड़ा सा प्रेशर चाहिए। तो उस प्रेशर के लिए क्या होता है कि एट्रियम को होना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इसे एकदम से सिकुड़ना पड़ता है। और जब ये सिकुड़ता है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो निचुड़ के नीचे आ जाता है, वो नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है पुश हो जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, और यहाँ पे बीच में वाल्व जो प्रेजेंट है वो हमने डायग्राम में देखी थी, हमारे पास है बाइकस्पिड वाल्व। कौन सी वाल्व है जी? हमारे पास है बाइकस्पिड वाल्व। अब क्या होगा? अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसने अपने पास तो ब्लड रखना नहीं है ना, ऑब्वियसली ये रख के क्या ही करेगा, इसको भी ब्लड आगे भेजना है। तो ये कैसे भेजेगा? ये खुद कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को आगे भेजेगा। कहाँ पे? ये ब्लड को भेजेगा भाई एओर्टा में। यहां से ब्लड जो है वो जाएगा एओर्टा में। देखो यहाँ डायग्राम में भी मेंशन्ड है कि जो मेन आर्टरी है जिसे हम एओर्टा कह रहे हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाएगी सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में। उससे पहले क्या होता है कि जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से ब्लड चला गया एओर्टा में।
ये जो एओर्टा है ये छोटे छोटे आर्टरीज में टूटता है, थोड़े पतले पतले आर्टरीज बनेंगे। ऑब्वियसली इतना मोटा सा एओर्टा थोड़ा किसी भी बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा, राइट। तो क्या होता है कि ये जो एओर्टा है ये थोड़े पतले पतले ब्रांचेस बनाते हैं जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, और आगे जाके ये जो आर्टरीज है ये और फाइन ट्यूब्यूल्स बना देती हैं, ट्यूब्स बना देती हैं, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। एंड ये जो कैपिलरीज है ये इतनी पतली होती है, इतनी संकरी होती है ना कि बहुत कम जगह में भी एडजस्ट हो जाती है। तो एकदम से ऑर्गन्स के बीच में जो भी थोड़ा बहुत स्पेस होगा वहां जाके अकोमोडेट हो जाती हैं और बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब भाई बॉडी ऑर्गन्स को मिल गया हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां जो भी CO2 था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है, वो CO2 रिच ब्लड होता है। तो जो अपना ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी ऑर्गन से ले लेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा कहां पे, राइट एट्रियम में। कहां लाएगा जी, ऊपर वाले चेंबर राइट एट्रियम में, जहां से फिर से ब्लड जो है बह के कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। खुद नहीं बहता, इसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। तो राइट एट्रियम इस बार कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड पहुंच जाएगा अपने राइट वेंट्रिकल में। और इसके बीच में भी एक वाल्व जो है वो प्रेजेंट है और इस वाल्व का नाम है जी ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो इसका काम कहाँ आएगा ट्राइकस्पिड का, इसका काम आएगा जब ये राइट वेंट्रिकल जो है ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एकदम से सिकुड़ेगा ताकि ब्लड को इतना प्रेशर मिले कि वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए। ठीक है, तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए कि ब्लड वापस से एट्रियम में चला जाए। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, चाहे अपने राइट साइड में जो बाइकस्पिड वाल्व है वो भी वेंट्रिकल के क्लोज होने पे अपने आप क्लोज हो जाएंगे। तो वेंट्रिकल क्लोज क्या हो रहा है, वेंट्रिकल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हमने यहां तक देखी कि जो मेन आर्टरी है वो ब्लड को पूरे के पूरे ऑर्गन में लेके जाएगी एंड देन वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मेन वेन में आ जाएगा। मेन वेन कौन है अपना जी, वीना कावा। वीना कावा अपने पास दो होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, दो होते हैं। एक है अपने पास सुपीरियर वीना कावा और दूसरा है हमारे पास इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, सुपीरियर जो है, सुपर से ऊपर याद रखना। ठीक है, सुपर से ऊपर याद रखेंगे तो इससे याद रहेगा कि जो ऊपर की बॉडी पार्ट्स है, मतलब कि ब्रेन हो गया, अपने आर्म्स हो गए, यहाँ से ब्लड लेके आने वाला है हार्ट में। और इन्फीरियर से इन याद रखना, मतलब कि नीचे वाले बॉडी पार्ट्स जो है वहां से ये ब्लड लेके आएगा कहाँ पे, हार्ट में। ठीक है, सुपर से ऊपर मतलब कि सुपीरियर जो है ये ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आने वाला है, अपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आने वाला है। ठीक है, तो ये लेके आ जाएगा जी ब्लड कहाँ पे, राइट एट्रियम, किसका, हार्ट का। अब जब राइट एट्रियम में आ गया वहां से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पंप कर देंगे पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में। और लंग्स में क्या होगा कि जो भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, वो सब कुछ रिलीज हो जाएगा लंग्स में वापस से। लंग्स से वापस से उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आ जाएगा, लंग से आएगा जी लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यही जो साइकिल है ये चलती रहती है पूरे के पूरे अपने बॉडी में, राइट। और अगर आप इस साइकिल को ध्यान से देखें तो हार्ट से जो ब्लड है वो दो बार आ रहा है, मतलब कि यहां से पहले लंग से आया हार्ट में, हार्ट से गया बॉडी में, बॉडी से फिर से हार्ट में आ रहा है, फिर वहां से लंग्स में जा रहा है। तो क्योंकि जो अपना ब्लड है वो हार्ट से दो बार ट्रैवल करता है, तो इसी वजह से हम इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, जिसमें दो पार्ट्स जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या है, एक है हार्ट से लंग्स, ठीक है, एक सर्कुलेशन में क्या इन्वॉल्व है, हार्ट टू लंग, ठीक है, एक में ब्लड जाएगा जी हार्ट टू लंग, या फिर आप कह सकते हो कि सर क्या क्या इन्वॉल्व है, तो हार्ट एंड लंग्स, एंड जो दूसरा वाला है जो नीचे वाला है इसमें दो चीजें फिर से इन्वॉल्व है, वो है हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। तो क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ब्लड जो है वो दो बार हार्ट से ट्रैवल कर रहा है एक कंप्लीट साइकिल में।
एक कंप्लीट अपनी पूरी ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन की साइकिल में, जिस वजह से इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये इन्वॉल्व्ड हैं। और पल्मोनरी से हमें क्या याद आ जाना चाहिए मैम? हमेशा की तरह हमें पल्मोनरी से लंग्स याद आ जाना चाहिए। मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट से जा रहा है लंग्स में, ठीक है, वो जा रहा है लंग्स में। अब लंग से जब ये वापस हार्ट में आएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की वजह से ये जो है ये हार्ट से बॉडी में जो है जाएगा, ठीक है, हार्ट से बॉडी में जो है ये जो ब्लड है वो चला जाएगा। तो यही होता है बेटा डबल सर्कुलेशन, और इसमें यही दो सर्कुलेशन इन्वॉल्व्ड है, और दिस इज हाउ द सर्कुलेशन इन आवर बॉडी इज एक्चुअली कंप्लीटेड। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट होती है। इससे क्या हुआ? इससे हमें पता लग गया कि ब्लड कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है हमारे हार्ट से, राइट। तो जब हार्ट से ब्लड ट्रैवल कर रहा है, हमें ये भी पता लग गया कि जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें धुक धुक का साउंड सुनाई देता है, राइट। तो वो जो धुक धुक का साउंड होता है वो एक्चुअल में लब एंड डब होता है, ठीक है। जो हार्ट साउंड होता है ना, अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द साउंड ऑफ द हार्ट, तो बेटा वो लब डब होता है। लब कॉज होता है जब हमारा जो चेम्बर्स होते हैं हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और डब होता है जब ये रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये लब डब जो है वो हार्ट बीट्स जो है वो कॉज करते हैं। और जो हार्ट बीट है, 1 मिनट में कितनी बार हमारा जो दिल है वो धड़क रहा है, कितनी बार हमारे ब्लड से हमारे हार्ट से ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, उस पूरे को हम कहते हैं हार्ट रेट। तो एक कंप्लीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कहते हैं, और 1 मिनट में कितनी बार हमारा जो दिल है वो धड़क रहा है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। एंड यूजुअली एक नॉर्मल बंदे का नॉर्मल कंडीशन में जो दिल है वो 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स जो है बीट करता है। ये आप देख सकते हैं, आप अपने ना हाथ को हार्ट पे रख सकते हैं एंड देन टाइमर लगा के यू कैन नोटिस कि कितनी देर तक जो है, और या फिर कितनी बार जो है हमारा हार्ट बीट कर रहा है। टुक 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 जो होगी ना वो बेसिकली हार्ट बीट होती है, जो हमें समझ आती है, राइट। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हार्ट बीट जो है वो हमेशा सेम नहीं होती, डिपेंड करता है कि आप एक्टिविटी कैसा कर रहे हैं। अगर तो आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका जो फिजिकल मूवमेंट है वो हो रहा है, तो उस केस में जो हार्ट रेट है वो काफ़ी फास्ट होता है, जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। एंड जब नॉर्मल कंडीशंस है तब तो नॉर्मल ही अपनी हार्ट बीट रहती है। सो दिस वाज अबाउट द हार्ट बीट। एंड इसके अलावा ना एक और चीज़ होती है पल्स, जो कि हम यहाँ से देखते हैं, रिस्ट पे देखते हैं ना अपने, बहुत बार अगर आपने कभी यहाँ टच करके देखा हो तो यहाँ पे भी टुक 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 समझ में आता है। तो ये जो टुक टुक हो रही है ना, ये बेटा अपनी पल्स है, जो कि जनरली हम आर्टरीज में देखते हैं। तो पल्स की अगर हम बात करें तो जितनी बार अपना ब्लड आर्टरी से जा रहा है और आर्टरी के वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है ब्लड का, उस वजह से जो हमें बीटिंग साउंड सुनाई देती है वो पल्स होती है। और एक बंदे का जो पल्स रेट होता है वो यूजुअली हार्ट रेट जितना ही होता है, जो पल्स रेट है वो हार्ट रेट जितना ही होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि क्या हार्ट बीट और पल्स सेम है, तो जी नहीं, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। हार्ट बीट जो है वो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से कॉज हो रहा है, वहीं पे जो पल्स है ये आर्टरीज में से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो दिस वाज अबाउट द पल्स। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ना कि भाई इनका हाई बीपी रहता है, इनका लो बीपी रहता है। बीपी सुना होगा, उस बीपी का ही जो फुल फॉर्म है वो है ब्लड प्रेशर। हम देखेंगे कि कब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, कब किसी का लो होता है। उससे पहले एटलीस्ट जान तो ले कि ये क्या होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो जो प्रेशर ब्लड बेसिकली एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज जब वो हार्ट से बाहर निकला है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो द pressure at which the blood is pumped
अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब हार्ट ने उसे पंप किया तो ऑब्वियसली वो कहाँ जा रहा है, वो आर्टरीज में जा रहा है, जिस वजह से ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा हाई है। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है, जो आर्टरी की दीवारें होती हैं, उनमें काफी प्रेशर फील होता है और वही प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के हिसाब से नापते हैं। अब ये क्या होता है मैम, ये क्या होता है ये भी बता देती हूँ। तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड ने दिल को छोड़ा है, मतलब कि जब ब्लड जो था वो हार्ट से बाहर आया तो ऑब्वियसली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा, राइट। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर हुआ है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक से याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल सा लॉजिक है। ऑब्वियसली जब ब्लड बाहर आ रहा है तो वो बाहर तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से ही आएगा ना, तो उस टाइम पे जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा और उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। एंड जो मिनिमम प्रेशर है जो कि आर्टरीज में हमें देखने को मिलता है, यूजुअली ये कब देखने को मिलेगा, जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा है, जब हमारे हार्ट के चेंबर जो है वो रिलैक्स पोजीशन में है, तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और इस स्टेट को हम डायस्टोल भी कह सकते हैं, इस स्टेट को हम सिस्टोल भी कह सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया बेटा कि कैसे हम बीपी को यूजुअली देखते हैं कि ये क्या है, ये रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वजह से कॉज होता है हार्ट के। तो कंट्रैक्ट जब होगा तो वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा और वो स्टेट सिस्टोल का होगा। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर हमें कब देखने को मिलेगा, इन द केस ऑफ सिस्टोल, जब हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये आपको डायस्टोल के टाइम पे, मतलब कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स्ड हो रहा है उस टाइम पे देखने को मिलेगा। अब ये हमने भाई मेजर कैसे किया और मैम वो नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो यूजुअली एक नॉर्मल पर्सन में जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे जब ब्लड हमारी आर्टरीज में आता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर रहता है वो 120 mm ऑफ Hg है। Hg मतलब मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी क्यों आया, क्योंकि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसमें मर्क्यूरी का ही लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। क्लियर, जैसे थर्मोमीटर में भी तो मरकरी के ही ऊपर नीचे होने से हम देखते हैं ना चीजें, तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी हम मरकरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सेम वे जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसमें भी मरकरी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो हम यहाँ पे 120 mm Hg लिखते हैं और जो रिलैक्सेशन वाला है वो है 80 mm Hg। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में हम कैसे लिखते हैं, 120/80। ये एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर है। अगर तो ये इससे ज्यादा है, ठीक है, इफ इट इज मोर देन दिस मतलब कि मान लो कि एक बंदे का है 140/95, अगर ये है, ये एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन, या फिर कॉमन भाषा में इसको कहा जाता है हाई बीपी। और ऐसे बंदों को नमक जो है अपने खाने में मेजरली नमक कम कर देना चाहिए। इसका ही दूसरा एक और है, दूसरा क्या है, लेस देन दिस। ठीक है, अगर जो हमारा बीपी है, ठीक है, ये जो रीडिंग आई है ये इससे कम है, मतलब कि मान लो कि ये 100/75 है या फिर 100/70 ले लो, मतलब कि 100/70 है, तो इस कंडीशन में लोगों को हम कहेंगे हाइपोटेंशन है। ठीक है, हाइपोटेंशन का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को टेंशन कम होती है, ठीक है, नाम है कि जो वॉल्स हैं उस पे टेंशन कम है और इस कंडीशन को नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई लोगों का लो बीपी है। क्लियर, तो ये जो है ये दो कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं ब्लड प्रेशर के केस में, और जिनका ये नॉर्मल है वो एकदम भले चंगे तंदुरुस्त बंदे रहते हैं, राइट। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बेटा, जरूरी नहीं है कि कोई बंदा मोटा है तो उसका हाई बीपी होगा, कोई पतला है तो उसका लो बीपी होगा। वेट को किसी भी चीज से जोड़ना बंद कर दो, ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है कि इफ एनीवन इज बल्कियर इन बॉडी, कोई मोटा है तो उसके पास ये प्रॉब्लम्स होंगी या कोई पतला है तो उसके पास ये प्रॉब्लम होगी। डू नॉट एसोसिएट द डिजीजेस और एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट विद द वेट। आई नो दैट ऑब्वियसली वेट के साथ कुछ इश्यूज बढ़ते जाते हैं, बट हमेशा सबके लिए सब कुछ ट्रू नहीं होता।
सबके लिए सब कुछ ट्रू नहीं होता, तो इसीलिए दिमाग की खिड़कियां थोड़ा खोलेंगे, काफ़ी वास्ट रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया में बहुत लोग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर कोई डिफरेंट है, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट, right? And how it is going to happen? It is going to happen with the open mind, दिमाग की खुली खिड़कियों से, right? तो ये हो गया जी अपने ब्लड प्रेशर के बारे में, और जैसे कि मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। Now we are going to move ahead to the device जिससे कि हम ब्लड प्रेशर जो है वो किसी इंसान का नाप सकते हैं। तो उस डिवाइस को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। पूरा नाम अगर एक बार में ना लिया जाए तो ऐसे तोड़ के याद कर लो, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर? ये जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये जनरली देखो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। एक कफ होता है जिसको कि हम हाथ में बांधते हैं, यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड में बांधें, क्योंकि अपना जो हार्ट है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस तरफ, तो बेटर रीडिंग आती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसमें करेंगे, मतलब कि राइट साइड में करेंगे तो रीडिंग सही नहीं आएगी, इस तरफ भी एकदम बराबर आने वाली है। क्लियर? तो यहाँ कफ बांधते हैं, फिर जिससे कि एक पाइप अपने अटैच होती है, यहाँ पे इस पोर्शन में हम जो है स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं, सो दैट हम देख सकेंगे कब अपनी आर्टरीज जो हैं वो बीट कर रही हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हार्ट ने ब्लड पंप किया है, मतलब कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर रिलैक्स हुआ है। एंड देन जो हमारे पास डिवाइस होता है उसमें मर्करी का लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है। सो दिस इज हाउ वी मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, नॉट ओनली नॉर्मल, ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन। और इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाती है उन लोगों की जिनके बीपी में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। क्लियर? तो यहां तक था बेटा अपना ब्लड प्रेशर और हार्ट का कंसेप्ट। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे एक न्यू सिस्टम के साथ। न्यू सिस्टम एज इन मैम ये क्या है अब, राइट? तो ये जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम है। जैसे अपने पास ब्लड के लिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक लिम्फ होती है। लिम्फ ना येलो कलर की होती है, किसी ने पस सुना हो अगर कभी, तो वो जो पस है ना हमारी बॉडी में वो बेसिकली लिम्फ होता है, ठीक है? और जिस सिस्टम में वो फ्लो कर रहा है उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि लिम्फ कैपिलरीज हैं, लार्जर लिम्फ वेजल्स हैं। जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेजल है, वैसे ही लिम्फ के लिए लिम्फ वेजल्स होते हैं। देन हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं, एंड लास्टली लिम्फ है। जैसे ब्लड है वैसे ही लिम्फ है। लिम्फ को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये कर क्या रहा है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये एक सिस्टम है जिसमें काफी सारे टाइनी टाइनी ट्यूब्स है, जिन्हें हम लिम्फ वेजल कह रहे हैं, जिसके अंदर लिम्फ नोड्स भी हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। और ये जो लिक्विड है जिसे हम लिम्फ कह रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कहाँ से कहाँ तक? बॉडी टिश्यूज से अपने हार्ट तक। ठीक है, बॉडी टिश्यूज से ये उन्हें हार्ट में लेके जाता है। ये क्या लेके जाएगा? ये उन चीजों को लेके जाएगा, या तो वो ब्लड में जा नहीं सकती जैसे कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो, या फिर जो चीजें ब्लड से निकल गई हैं, राइट? तो इसीलिए इसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, मतलब कि ये सेल में यूजुअली प्रेजेंट होता है, अपने टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लूइड को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? अपने पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि लिम्फ है क्या, राइट? सो लिम्फ जो है ये यूजुअली येलो लिक्विड होता है, या फिर पेल येलो कह सकते हो, थोड़ा कलरलेस सा, जो कि ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है कॉम्पोजिशन। मतलब कि इसमें भी काफी सारा वाटर होता है, हार्मोन्स होते हैं, इसमें भी सॉल्ट होगा, शुगर्स होंगे, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। और ये जो है ये आरबीसीज कैरी नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, राइट? लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते, इसी वजह से इसका कलर रेड नहीं है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं, अपने रेड ब्लड सेल्स में तो हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से रेड को उसका स्पेसिफिक कलर मिला हुआ है, ब्लड को उसका स्पेसिफिक कलर मिला हुआ है, दैट इज रेड। यहाँ पे आरबीसीज नहीं है, मतलब यहाँ लाल रंग नहीं है। इसके अलावा लिम्फ यूजुअली बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं, और जो भी अपना डाइजेस्टेड फूड है वो कैरी करते हैं। और इसके अंदर कुछ जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल से यहाँ पर आ गए हैं ताकि वो बाकी चीजों को हार्म ना करे, और वो यूजुअली या तो काफी वीक होते हैं या फिर डेड होते हैं। ठीक है, और देखो इवन जो डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स के टुकड़े भी जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर?
अब अगर हम बात करें कि लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक अलग जरिया है जिससे कि ह्यूमन बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सके, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके अगर रास्ते में कहीं छूट गए हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए लिम्फ जो है ये मिडिल मैन का काम करता है, ये मिडिल मैन का काम कर रहा है चीज़ों को हार्ट तक पहुंचाने में, और इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते और लिखते हैं। क्लियर? तो ये है लिम्फ के बारे में। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना ये है कि लिम्फ के अंदर जो लिक्विड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब कि बॉडी टिश्यूज से वो हार्ट में जाता है, वो बॉडी टिश्यू से हार्ट में जाएगा। लेकिन अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो चीज़ हार्ट में जा रही है, हार्ट से ब्लड वापस से बॉडी टिश्यूज या फिर बॉडी पार्ट्स में भी आता है, राइट? तो हार्ट में तो बाई डायरेक्शनल हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीज़ें हो रही हैं। देन जो लिम्फ है इसके अंदर ना स्पेशल टाइप के WBCs होते हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट कहते हैं। सो इससे पहले वाला सेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा कि WBCs के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक लिम्फोसाइट होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट हैं ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है ये जनरली अपने फाइटिंग वाले सेल्स बनाते हैं, यही अपने मेमोरी वाले सेल्स बनाते हैं कि ठीक है लड़ेंगे भी और इसकी याददाश्त भी रखेंगे, इसकी मेमोरी भी रखेंगे। तो जो अपने फाइटिंग वाले सेल्स है ना, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, जो डिजीजेस से फाइट करेंगे, वो इन्हीं लिम्फोसाइट्स की वजह से बनते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के WBCs में। देन अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स की, तो यहाँ पे यूजुअली जो लिम्फ है उसको क्लीन किया जाता है WBC के द्वारा। एंड कौन वाला WBC? जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कह रहे हैं। तो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स की जो क्लीनिंग है वो यूजुअली होती है। क्लियर? तो ये था लिम्फ के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पूरे जो भी सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, इसके फंक्शंस जान लेते हैं, राइट? तो इसके फंक्शंस देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वो जो बड़े बड़े प्रोटीन्स और फैट ग्लोब्यूल्स से उनका तो होगा ही, और ये भी न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ जो बॉडी है उसमें हेल्प करता है। मतलब कि ऑब्वियसली देखो प्रोटीन्स और फैट्स इन्वॉल्व है ना, तो वो कहाँ से आए थे? वो खाने से ही तो आए थे ना, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हेल्प कर रहा है ना उन चीज़ों को प्रदान करने में, उन चीज़ों को देने में। तो अल्टीमेटली ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और जो लिम्फ है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जो भी जर्म्स वगैरह हैं उनको किल करके और फाइनली बॉडी टिश्यू से बाहर निकाल के। एंड इवन जो इसके अंदर WBCs है वो एंटीबॉडीज भी बना सकते हैं, जो कि क्या है? कौन सा WBC है? लिम्फोसाइट्स है, राइट? तो लिम्फोसाइट्स की मदद से लिम्फ तो सुपर हीरो हो गया। ये ऐसा सुपर हीरो है ना जिसकी ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि अगर आपके शहर में ड्रेनेज सिस्टम तो है, राइट? ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो भी कचरा निकालने वाला पाइप होता है जो घर से वेस्ट वाटर रिमूव करता है, या तो वो है ही नहीं, और अगर है और वो डैमेज है, तो डू यू थिंक आपकी बॉडी या फिर आपके शहर में जो वो गंदा पानी है वो साफ हो पाएगा? नहीं ना। जगह जगह पे वाटर क्लॉगिंग हो जाएगी, जगह जगह पे बदबूदार स्मेल आएगी। इसके अलावा काफी ज्यादा इंसेक्ट्स और डिजीजेस आएंगे, राइट? सो सेम वे अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर क्लीनिंग सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर कैरिंग सिस्टम नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ये सारे जो काम है वो किए जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम से, और इसी वजह से इसे हम अनसंग हीरो भी कह सकते हैं, कि जिसकी बात तो लोग नहीं कर रहे लेकिन हीरो तो ये जरूर है, राइट? सो लास्ट ही देखो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिमूव कर रहा है, जैसे कि डेड सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या फिर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनको भी। क्लियर? तो ये था बेटा अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, जहां पे हमारे पास ब्लड वेसल, हार्ट एंड इवन लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अब तक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। वी आर लेफ्ट विद वन मोर सिस्टम दैट वी विल बी कवरिंग सून। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सब इन नोट्स को लेने के लिए स्कॉर प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहां से आप अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो
स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो इज देयर, एंड इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अच्छे से इंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को। हम मिलेंगे दोबारा इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, विद अ नोट दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय, टेक केयर।